हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है, जिस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम। ये जो सिलेबस है 2020 में एसबीटी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है और इस सिलेबस में एसबीटी के द्वारा जो यूनिट इम्प्लीमेंट किया गया वो सारे यूनिट को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मतलब ये वीडियो आपका कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन है कि आपका जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया उस सिलेबस को हम टोटल यूनिट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और उससे आपको क्या होगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि फाइनली ये जो हम पेपर पढ़ेंगे, जिस पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, इसको पढ़ने के बाद आपके नॉलेज में कितना इन्हांसमेंट होगा। अगर आप सिलेबस को समझ जाते हैं तो फाइनली एक तो आपको नॉलेज बढ़ जाएगा कि आखिर क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है, किस यूनिट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, कितना मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारे नॉलेज भी आपको इस इंट्रोडक्शन क्लास से मिल जाएगा, जिस इंट्रोडक्शन क्लास में आपका सिलेबस को हम डिस्कस करें। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग, उम्मीद है कि ज़रूर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा और अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ गए तो डेफिनेटली आप उसको अच्छे तरीके से पूरा यूनिट को भी पढ़िएगा और अच्छे एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा। चलिए, तो पहला चीज़ कहता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसमें एनर्जी को कन्वर्ट करने का हम तरीका सीखते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता है कि हमें प्रकृति के द्वारा, नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उपस्थित है। अब आपका ये टैलेंट या आपका ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो डिफरेंट फॉर्म में जो एनर्जी उपलब्ध है सर, उसको फाइनली हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर लें। कहने का सेंस ये है कि हम लोग जानते भी हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं, ना ही आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। आप एनर्जी को कर क्या सकते हैं कि एक फॉर्म में जो एनर्जी उपलब्ध है हमारे इस पृथ्वी पे, हमें जो नेचर के द्वारा दिया गया है, उसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज कर लें और वो फॉर्म हम लोग के लिए कन्वीनियंट हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति में हमें एनर्जी अलग अलग सोर्स में रखा हुआ है, अलग अलग तरीके से उपलब्ध है। अब आपका सिस्टम ऐसा आप डिजाइन कीजिए कि उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट इक्विपमेंट से आप अपने सिस्टम में यूज करें, इम्प्लीमेंट करें। तो जहाँ तक हम लोग एनर्जी के बारे में अगर बात करते हैं तो सन जो है, सूर्य जिसको हम लोग बोलते हैं सन, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन हम लोग का कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद हमारे प्रकृति में और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम है, इसके बाद आपका सन है, इसके बाद विंड है, ओशियन है, टाइडल है। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे प्रकृति में उपलब्ध है और इसी अलग अलग फॉर्म का जो एनर्जी है इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब कहिएगा, एक क्वेश्चन आपका मन में आएगा कि अगर प्रकृति में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ही तो उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे? इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ जो एनर्जी है सर, वो बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम और दूसरे फॉर्म में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको अगर उपलब्ध है तो आप एक बल्ब का यूज करके उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के लिए रोशनी उपलब्ध कर लेते हैं, लाइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करके आप बैटरी में चार्ज को स्टोर कर लेते हैं और फिर उससे आप मोबाइल चलाते हैं या जो भी आप इक्विपमेंट, और भी डिफरेंट इक्विपमेंट है जो बैटरी से चलता है, उसको आप चलाते हैं। इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत आसानी से आप कन्वर्ट करके रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं और आप गर्मी के समय में पंखा को चलाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, अगर आपको हीट का ज़रूरत होता है, टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, तो आप क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं और कॉइल में इलेक्ट्रिकल सोर्स को लगा देते हैं
और देखते हैं कॉइल जैसे ही हीट होता है, लाल लाल चेंज होता है, रेड कलर होता है, तो वो हीट जनरेट करने लगता है, माना जाड़ा महीना हम लोग हीटर के रूप में यूज कर लेते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ एक ही है कि इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सबसे कन्वीनियंट है, सबसे आसान है, और इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने इन्वेंशन में, अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने इंडस्ट्री में बहुत आसानी से हम लोग यूज कर लेते हैं, और ये लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है, पोल्यूशन लेस है, लेस मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है, और बहुत आसानी से इसको हम लोग यूज कर लेते हैं, बहुत सस्ता भी होता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, मानव जाति के लिए ये बहुत ही इन्हांसमेंट किया है, चाहे हम लोग का लिविंग स्टैंडर्ड हो, चाहे हम लोग का रिसर्च हो, हम लोग का इंडस्ट्री स्टेबलाइजेशन हो, चाहे हम लोग का व्हीकल हो, चाहे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रिक बसेस हो, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट नहीं कीजिएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तब तक फिर इसको आप यूज नहीं कर सकते। और ये पेपर जो आप अगर पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, तो आपको इससे ये नॉलेज हो जाएगा कि फाइनली इस प्रकृति में, इस कोर्स से, ये कोर्स जब पढ़िएगा तो आउटकम्स क्या आएंगे, इस कोर्स का आउटकम्स क्या आएंगे, मतलब आप क्या सीख पाइएगा, या ये कोर्स जब बनाया गया है तो क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका उद्देश्य है कि इस कोर्स को अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उस बच्चे को इतना नॉलेज हो जाएगा कि हमारे प्रकृति में जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसका हो जाएगा। साथ ही वो इतना कैपेबल हो जाएगा, इतना उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगा कि वो ये एनालाइज कर पाएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में है, उससे हम फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, और उस सोर्स ऑफ एनर्जी से हम फाइनली ह्यूमन बीइंग के लाइफ में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसके नॉलेज से अगर आप किसी भी पावर प्लांट में जॉब करेंगे, किसी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, कहीं भी अगर आप जॉब करेंगे, मेनली जनरेशन में, तो आपको एक हेल्प मिलेगा वहाँ सिस्टम को एनालाइज करने में, सिस्टम को मेंटेनेंस करने में, सिस्टम का इफेक्टिव ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। उसके बाद नेक्स्ट, अगर साइंस से आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नया नया इन्वेंशन कर सकते हैं कि फाइनली इसके नॉलेज से हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के फील्ड में और क्या नया इन्वेंशन कर सकते हैं, और नया क्या तरीका खोज सकते हैं जिससे हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे प्रकृति में है उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकें, और वो इकोनॉमिकल हो, मतलब सस्ता से सस्ता तरीके से हम बना सकें। तो जब तक इस यूनिट को आप नहीं पढ़िएगा, इस पेपर को नहीं पढ़िएगा, तब तक आपका ये अंडरस्टैंडिंग उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। तो एसबीटी का एक ही उद्देश्य है कि आपको इस पेपर के थ्रू एक आपके अंदर नॉलेज, बेसिक नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो आपके अंदर डेवलप करना, और फिर इसका इम्प्लीमेंट आप कीजिएगा, चाहे इन्वेंशन में हो, चाहे प्लांट को चलाने में हो, चाहे प्लांट को मेंटेनेंस करने में हो। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका पेपर है, इसका पेपर कोड आपको मालूम होना चाहिए, 2020-301, 2020-301 इसका पेपर कोड है, और इसमें पहला यूनिट को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला यूनिट क्या है, तो देखिए इसमें पहला यूनिट जो है आपको दिख रहा होगा। पहला यूनिट है जिसका आपको हेडिंग है थर्मल पावर प्लांट, कोल, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर बेस्ड। तो देखिएगा यूनिट 1 में जो ये टोटल आपका कितना मार्क्स का होगा, ये आपका टोटल होगा, अच्छा इसमें मार्क्स नहीं मेंशन है, अच्छा टोटल जो होगा ये 10 लेक्चर का क्लास होगा। टोटल क्लास कितना होगा, 10 लेक्चर का इसका क्लास है आपका। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, यूनिट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट 1 में जो हम पढ़ेंगे मेनली, यूनिट 1 में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कोयला उपलब्ध है, कोयला, गैस है, डीजल है, और न्यूक्लियर रिएक्शन यानी कि यूरेनियम का आप लोग नाम सुने हैं, यूरेनियम। तो फाइनली ये सब जो हमारे पास है सर, इस सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया है। कोल भी प्रकृति ने दिया, डीजल, गैस, न्यूक्लियर, सारा चीज़ प्रकृति के द्वारा दिया। इस सारे सोर्स ऑफ एनर्जी से
ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इससे हम फाइनली क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, हीट आपका थर्मल मतलब होता है हीट। तो फाइनली हम लोग हीट का यूज करेंगे सर, फाइनली हम लोग हीट का यूज करेंगे और हीट से क्या करेंगे सर, हम लोग स्टीम का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है सर, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट है थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट अगर कोई बोले तो आप वहाँ पूछ सकते हैं उससे कि किस टाइप का थर्मल पावर प्लांट, क्या कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, गैस या डीजल दोनों एक ही बोल सकते हैं, या न्यूक्लियर बेस्ड, किस टाइप का आपका थर्मल पावर प्लांट है। तो अगर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट बोला तो आप समझिएगा कि हम लोग को प्रकृति में कोयला मिला है, उस कोयला को हम लोग बर्न कराएंगे, जलाएंगे और उस कोयले के हीट से, जो जलने के बाद जो हीट रिलीज करेगा, उस हीट से हम लोग पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म करने के बाद पानी को स्टीम बनाएंगे और स्टीम को, स्टीम मतलब भाप, उस स्टीम को हम लोग किस पे देंगे, टरबाइन पे देंगे। और टरबाइन जब रोटेट करेगा, जिसको हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं, और फाइनली हम लोग का उससे जनरेटर जुड़ा हुआ रहेगा, कपल किया रहेगा, और जनरेटर जब घूमेगा तो फाइनली हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। इसको ऐसे समझते हैं। अभी तो सिलेबस डिस्कशन है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक बेसिक समझा देते हैं। मान के चलिए आपके पास क्या है सर, ये एक टरबाइन है, इससे कपल किया हुआ है ये जनरेटर है, इसको आप टरबाइन बोलते हैं, टरबाइन। ये आपका जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। अब टरबाइन में जो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी आएगा, इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा, क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से रहेगा सर, तो टरबाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मूवर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइम मूवर, क्योंकि फाइनली जब तक टरबाइन नहीं घूमेगा तो ये जनरेटर का जो रोटर है वो नहीं घूमेगा। तो जनरेटर को, रोटर को घुमाने के लिए हमको टरबाइन घुमाना पड़ेगा। टरबाइन को घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। चाहे आप नहीं बोलिएगा, एनर्जी अगर नहीं दीजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ खुद इसके सैफ्ट को आप एक हैंडल लगा सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं। तो जैसे आप इसको घुमाइएगा, टरबाइन जैसे घूमेगा, आपका जनरेटर का भी रोटर घूमेगा। तो बट यहाँ 3000 आरपीएम में अगर आपको घुमाना है, 3000 आरपीएम में घुमाना है आपको, तो 3000 आरपीएम में कभी भी एक ह्यूमन बीइंग नहीं घुमा सकता, माने एक आदमी 10 आदमी या 50 आदमी मिलकर नहीं घुमा सकता। उसके लिए हमको एक फोर्सफुल्ली फोर्स का ज़रूरत होता है जो एडजस्ट कर पाए इस पे। और स्टीम जानते होंगे, भाप, भाप में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फोर्स होता है। अगर स्टीम, भाप जो हम बनाते हैं, अगर उस भाप को, पानी से जो स्टीम बनता है, 540 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर लें हम उसको, 540 डिग्री, और प्रेशर 132 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 142 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अगर दें, और उस स्टीम को अगर टरबाइन के ब्लेड पे हम रिलीज करें, टरबाइन के ब्लेड पे रिलीज करें, तो टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। और टरबाइन जब घूमना शुरू होगा, उसी से हम लोग जनरेटर को क्या किए हैं, कपल किए हैं। तो जैसे टरबाइन घूमेगा, जनरेटर ऑटोमेटिकली, जनरेटर का भी रोटर घूमने लगे, और जनरेटर का रोटर जैसे घूमेगा हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। बोलिएगा जनरेटर का रोटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा सर, वहाँ कुछ जादू होगा सर? नहीं, जादू नहीं होगा। आपको हम जनरेटर पढ़ा चुके हैं। जनरेटर का क्या कंसेप्ट है कि आपका या तो फील्ड को घुमाइए, कंडक्टर को स्टेशनरी रखिए, या कंडक्टर को घुमाइए, फील्ड को स्टेशनरी रखिए। तो एसी जनरेटर का क्या कंसेप्ट है, कंडक्टर जो स्टेशनरी रहता है सर, और रोटर पे हम लोग फील्ड बनाते हैं और उसको घुमाते हैं। तो कैसा फील्ड हो गया, रोटेटिंग फील्ड हो गया। अब उस रोटेटिंग फील्ड को जैसे ही जनरेटर का कंडक्टर कट करेगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाए, तो फाइनली रोटर को तो घुमाना पड़ेगा। तो रोटर को घुमाने के लिए उसको टरबाइन से कपल करते हैं, और टरबाइन को घुमाने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे हम लोग स्टीम का फ्लो देते हैं, भाप का फ्लो देते हैं। और भाप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी से आखिर भाप बनाइएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं। कोयला को जला के, कोयला के हीट से हम लोग स्टीम बनाते हैं और स्टीम को फ्लो करते हैं टरबाइन पे। एक तरीका हुआ जिसको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। दूसरा तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन, अगर टरबाइन के जगह हम लोग डीजल इंजन यूज कर सकते हैं, या गैस से चलता हुआ इंजन यूज कर सकते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका
कि हम लोग टरबाइन ही रखेंगे, बट पानी को गर्म करने के लिए सर गैस को जलाएंगे और डीजल को जलाएंगे। डीजल को भट्टी में जला दिए, जिसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं, भट्टी में जला दिए डीजल या गैस को, और टरबाइन को रोटेट कराएं, टरबाइन से जनरेटर रोटेट करें। दूसरा तरीका, डीजल नहीं जलाएंगे, मैंने गैस को नहीं डायरेक्ट, हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन को हटा के वहाँ प्राइम मूवर के रूप में क्या करेंगे, डीजल इंजन ले आएंगे, जैसे पंपिंग सेट हो गया, ट्रैक्टर का इंजन हो गया, या गैस ऑपरेटेड इंजन ले आएंगे और उससे डायरेक्ट हम जनरेटर को घुमाएंगे। और तीसरा न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट क्या हो गया, उसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम 92-238 को हम लोग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं और यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं। तो यूरेनियम के न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो वो एक साथ 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, जिसको हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं, और बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को, वो जो बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी से फाइनली हम लोग पानी से, वाटर से स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम को लाके टरबाइन पे फ्लो करते हैं और टरबाइन से फिर जनरेटर कपल किया हुआ, फिर जनरेटर घूमता है, जनरेटर का रोटर घूमता है। तो कहने का अर्थ है ये तीनों जो आपके पास हम डिस्कस किए हैं, तीनों सोर्स जो हम आपको दिखाए हैं अभी, तीनों सोर्स जो आपको हम दिखाए हैं, कौन कौन सा सोर्स सब, चाहे कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, चाहे आपका डीजल या गैस बेस्ड पावर प्लांट हो, या फिर न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट हो, ये तीनों पावर प्लांट जो हम दिखाए हैं, तीनों टाइप का अरेंजमेंट जो सिखाए हैं, आपको समझाए हैं, ये सभी फाइनली हम लोग का क्या करेगा सर, इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन में देखिए क्या बोला है। सबसे बोला है, पहले बोला ले आउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट विथ स्टीम टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टीम टरबाइन मतलब जो टरबाइन यानी कि स्टीम से जो घूमे उसको स्टीम टरबाइन कहते हैं, और इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में प्राइम मूवर कहते हैं। पूछेगा कि कैसा प्राइम मूवर है आपका, तो बोलिएगा स्टीम बेस्ड प्राइम मूवर है, मतलब स्टीम बेस्ड टरबाइन को हम लोग प्राइम मूवर मानते हैं। प्राइम मूवर मतलब जो प्राइमरी घूमेगा, पहले जो घूमेगा और उसी के साथ जनरेटर का रोटर घूमेगा। तो इसलिए पहले आपको यही समझना, लेआउट मतलब उसका एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन और कैसे काम करता है। तो लगभग हम काम भी सिखा दिए आपको, डायग्राम भी सिखा दिए। वैसे ये सिलेबस का बात है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जगे, आप समझने का कोशिश कीजिए, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए। लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, और भी अच्छे तरीके से क्या पढ़ना है, लेआउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट। कि कोई भी दुनिया का कोई भी थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब होता है हीट से चलने वाला पावर प्लांट। हीट किसको देगा सर, पानी को देगा, पानी को फाइनली हीट देगा, स्टीम बनाएगा, और स्टीम कहाँ रिलीज करेगा, टरबाइन पे रिलीज करेगा, इसलिए उसको स्टीम टरबाइन बोलते हैं। और उससे क्या कपल किया रहता है, जनरेटर कपल किया जाता है, और जनरेटर जो कपल रहता है, जनरेटर का रोटर घूमता है और रोटर फाइनली घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो ले आउट एंड वर्किंग ऑफ अ टिपिकल थर्मल पावर प्लांट विथ स्टीम टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स यूज इन एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट यूज इन थर्मल पावर प्लांट। यानी कि थर्मल पावर प्लांट में वो सारे इक्विपमेंट बताइए जो फाइनली हम लोग कन्वेंशनल फ्यूल जो है, यानी कि परंपरागत जो ईंधन है हम लोग का पास, जैसे कोल है, गैस है, डीजल है, निको, ये परंपरागत ईंधन है। तो ये जो ईंधन है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें कौन कौन सा हम लोग एक तरह से प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जिसमें कौन कौन सा हम लोग के पास ईंधन है, कन्वेंशनल कौन कौन सा ईंधन है, कोल है, डीजल है, गैस है, न्यूक्लियर फ्यूल है, जो कि हम लोग का दो टाइप का रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक फ्यूजन होता है, एक फिजन होता है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट एक्शन होता है, सेफ प्रैक्टिस कैसे उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें सेफली, एंड वर्किंग ऑफ वेरियस थर्मल, और सारे थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग भी समझाना है, किसका किसका, कोल बेस्ड, गैस बेस्ड, डीजल बेस्ड एंड न्यूक्लियर बेस्ड। यानी कि 4 तरह का थर्मल पावर प्लांट आपको पढ़ना होगा। एक पढ़ना होगा कोल बेस्ड थर्मल पावर, दूसरा गैस बेस्ड थर्मल पावर, तीसरा डीजल पावर प्लांट और चौथा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये चारों पावर प्लांट आपको पढ़ना होगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड देयर मेजर ऑक्सिलरी, इसमें जो सहायक इक्विपमेंट होता है वो कौन कौन सा है, कोल फायर बॉयलर होता है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर, मैंने बॉयलर जो होता है, बॉयलर में ही फाइनली हम लोग क्या स्टीम को बनाते हैं। और बॉयलर का टाइप अगर पढ़िएगा तो 2 टाइप का बॉयलर मेनली होता है, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। 2 टाइप का बॉयलर होता है जिसमें पानी से स्टीम हम बनाते हैं, फिर वहाँ से स्टीम को हम लोग रिलीज करते हैं कहाँ, टरबाइन के ब्लेड पे। उसके बाद गैस या डीजल बेस्ड
कंबसन इंजन, गैस पावर प्लांट हो या डीजल पावर प्लांट, दोनों में कौन सा इंजन यूज करते हैं? कंबसन इंजन। जैसे आप देखते होंगे जितना भी गाड़ी होता है सब में क्या होता है? डीजल हम लोग यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, वहाँ कंबसन इंजन होता है, 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक इंजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कंबसन इंजन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट जो होता है, जैसा कोल बेस्ड पावर प्लांट होता है सेम न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट भी होता है, और उसमें हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में वहाँ आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। और फाइनली डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, और न्यूक्लियर रिएक्शन होने के बाद जो बेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको हम लोग कैसे डिस्पोजल करेंगे। एंड न्यूक्लियर शिल्डिंग क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट इन बिहार। और हम ये सीखेंगे कि पूरा बिहार में कितना थर्मल पावर प्लांट है जो रनिंग कंडीशन में है, जो चल रहा है अभी, कोल बेस्ड है या फिर डीजल बेस्ड है या फिर आपका गैस बेस्ड है या न्यूक्लियर बेस्ड है। ये भी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे कि पूरा बिहार में कितना टाइप का थर्मल पावर प्लांट है। एक चीज़ और यहाँ हम आपको समझा दें कि क्या कहते हैं, डीजल पावर प्लांट को हम लोग नॉर्मल आप देख सकते हैं कहीं भी डीजल पावर प्लांट, अपने कॉलेज में भी अगर आप जाइएगा तो अपने कॉलेज में भी जनरेटर का एक सेट लगा हुआ, उसको आप डीजल पावर प्लांट बोल सकते हैं। वो स्मॉल डीजल पावर, उसको हम लोग बैकअप पावर प्लांट भी बोलते हैं, जो आप किसी भी ओकेजन में भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ कोई भी ओकेजन है तो देखते हैं आप एक डीजल पावर प्लांट आप लाते हैं, डीजल का छोटा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर बोल सकते हैं, वो लाते हैं। वो भी जस्ट लाइक अ पावर प्लांट है। आजकल तो देखते होंगे ट्रैक्टर को हम लोग उसके प्राइम मूवर के लिए यूज करते हैं और बड़ा सा एक डायनेमो लगाते हैं, बड़ा सा एक जनरेटर लगाते हैं। आप हर एक ओकेजन में देख सकते हैं। तो ये सारा आपको दिख जाएगा अपने नियरेस्ट लोकेशन। बट थर्मल पावर प्लांट जो कोल बेस्ड है या न्यूक्लियर बेस्ड है वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, और इंडिया का लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड को फुलफिल करता है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। यानी कि कोयला से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट जो है इंडिया का लगभग 70 to 75% इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को फुलफिल करता है। तो यूनिट 1 में 10 लेक्चर में आप ये सारा चीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलिए ठीक है। दूसरा यूनिट 2 में हम लोग देखते हैं, यूनिट 2 को डिस्कस करते हैं। तो यूनिट 2 जो है ये 8 लेक्चर का आपका यूनिट है। इस यूनिट का क्या नाम है? पहले नाम तो सीख जाएं सर। तो इसका नाम है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट। नहीं समझे सर क्या बोले? लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट कहता है कि हाइड्रो पावर प्लांट किसको, सबसे पहले हाइड्रो समझिए, हाइड्रो पावर प्लांट किसको बोलते हैं? तो हाइड्रो मतलब होता है वाटर से चलने वाले प्लांट को हम लोग हाइड्रल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ सर कि पानी को अगर एक ऊंचाई पे हम लोग डैम के सहायता, डैम के सहायता से पानी को अगर हम एक हाइट पे ले जाएं सर, और वहाँ से पानी को अगर हम रिलीज करें सर, वहाँ से छोड़ दें, पानी को नीचे गिराएं सर एक चैनल के थ्रू, और नीचे अगर हम टरबाइन लगाए हुए रहें, कैसा टरबाइन? उसको हम लोग बोलते हैं वाटर टरबाइन। तो वाटर टरबाइन नीचे अगर लगाए रहें सर, जो यहाँ भी प्राइम मूवर की तरह काम करेगा, और उस वाटर टरबाइन के ब्लेड पे अगर सम हाइट से पानी को रिलीज करें तो क्या करेगा सर? वो टरबाइन के ब्लेड पे जब फोर्स करेगा तो टरबाइन घूमना शुरू होगा, और टरबाइन जब घूमना शुरू होगा सर, उससे अगर हम जनरेटर के रोटर को अगर हम कनेक्ट करके रखें तो डेफिनेटली रोटर भी घूमना शुरू होगा और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रल पावर प्लांट क्या है कि वाटर बेस्ड पावर प्लांट को हाइड्रल पावर प्लांट कहते हैं। उसके लिए हमको डैम का निर्माण करना रहता है, पानी को एक हाइट तक जमा करना, चारों तरफ से बांध बना के पानी को घेर दिया जाता है, डैम एक तरफ बनाया जाता है और वहाँ से फिर पानी को एक चैनल के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है सर, तो उसको हाइड्रो पावर प्लांट। अब हाइड्रो पावर प्लांट 3 टाइप का होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो यहाँ आपका हेडिंग में बोला है लार्ज एंड माइक्रो हाइड्रो। लार्ज में होता है सबसे बड़ा, और माइक्रो में हुआ सबसे छोटा। तो बड़ा और छोटा जो हाइड्रल पावर प्लांट है उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़िएगा। सबसे पहले एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है वो कैसे होता है, हम पहले ही आपको समझा दिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? एनर्जी कन्वर्जन है। तो पानी को जब एक हाइट पे आप ले जाते हैं, वहाँ से रिलीज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है PE बराबर mgh। क्या होता है? PE बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh।
यानी कि mgh मतलब वाटर में अपना एक मास है, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंतर्गत ऊपर से नीचे हम लोग गिराते हैं, और हाइट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को फाइनली हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं सर? पोटेंशियल एनर्जी को फाइनली हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को फाइनली हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? काइनेटिक एनर्जी में हम लोग का टरबाइन कन्वर्ट करता है। काइनेटिक एनर्जी में टरबाइन, तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी से फिर टरबाइन घूमता है, टरबाइन से जनरेटर कपल किया हो, और जनरेटर फाइनली काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल फॉर्म है उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बना देता है। तो ये कंप्लीटली क्या है? एनर्जी का कन्वर्जन प्रोसेस है। तो वही पढ़ेंगे यूनिट 2 में, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। अभी हम बोले थे आपको हाई, मीडियम एंड लो, ये किसके आधार पे? डैम के ऊंचाई के आधार पे। जैसे ये डैम अगर आप निर्माण की, ये डैम है आपका, यहाँ आपका पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है, और यहाँ डैम है, ये डैम है। आप बीच से क्या करते हैं? एक चैनल बना देते हैं, चैनल बना हुआ है, नीचे यहाँ क्या है आपका? टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ से क्या है? जनरेटर कपल किया। तो जैसे टरबाइन के ब्लेड पे घूमेगा फिर पानी नीचे से इधर चला जाएगा, तो जैसे इस पे ब्लेड पे गिरेगा तो ये घूमना शुरू होगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, और यहाँ से फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपको सीखना है, ये अरेंजमेंट आपको सीखना है। तो क्लासिफिकेशन करेंगे किसके आधार पर? डैम के, हाई, मीडियम एंड लो। इसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रो टरबाइन यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट, जिसमें हाई हेड पेल्टन टरबाइन, टरबाइन का नाम है पेल्टन टरबाइन, मीडियम हेड फ्रेंसिक टरबाइन, लो हेड कैप्लन टरबाइन। यानी कि जैसे जैसे डैम का हाइट होगा उसके तरह से हम लोग टरबाइन यूज करेंगे। हाई हेड है तो पेल्टन टरबाइन, मीडियम हेड है तो फ्रेंसिक टरबाइन, लो हेड है तो कैप्लन टरबाइन। मतलब यह है कि सर वो प्राइम मूवर की तरह काम करेगा, मतलब वो जनरेटर के रोटर को घुमाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्राइम मूवर जनरेटर को रोटर घुमाने के यूज करते हैं। एक बार हम आपको समझा दें, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि टरबाइन कैसा होता है। टरबाइन क्या होता है सर? ये उसका भी इस तरह से सैफ्ट होता है, सैफ्ट होता है, और उस पर ब्लेड लगा रहता है, इस टाइप से ब्लेड बना 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 रहता है। अब इस ब्लेड पे ऊपर से अगर आप पानी दे रहे हैं तो पानी इस पे गिरेगा, इसी तरह पूरा सर्कुलर रहता है। पानी जैसे इस पे गिरा, इस ब्लेड पे जैसे पानी फोर्स किया, ऐसे घूमा, फिर दूसरा ये वाला ब्लेड यहाँ घूम के चलाएगा, फिर इसी तरह ऐसे घूमेगा, पूरा इस तरह सर्कुलर मोशन हो जाता है। जैसे ही इसको अगर आप घुमा लिए, इसी से तो जनरेटर का रोटर जुड़ा हुआ है, तो रोटर भी घूमेगा। तो ये तो हो गया पानी। स्टीम में भी वही सेम कंसेप्ट है। अगर आप इस ब्लेड पे नोजल के थ्रू स्टीम का फ्लो देते हैं, तो अगर ये वाला ब्लेड पे फोर्स दिए, ये जैसे ही अपना पोजीशन चेंज करेगा, दूसरा ब्लेड वहाँ पहुँच जाएगा, फिर तीसरा, माने इस तरह इसमें कितना 1 2 3 4 ब्लेड, 5 ब्लेड का एक सीरीज लगा रहता है एक ही सैफ्ट पे, और ये जैसे ही घूमेगा इससे जनरेटर का, इसी को प्राइम मूवर हम लोग बोलते हैं, इसी को टरबाइन बोलते हैं। टरबाइन में कुछ नहीं रहता, सॉलिड ब्लेड लगा रहता है, ब्लेड, और उस ब्लेड पे हम लोग फोर्स करते हैं स्टीम का, वाटर का। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आपका सेफ प्रैक्टिस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट का सेफली कैसे रन कराते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट, ये तो हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, कौन कौन? लो, मीडियम, हाई। अब कहता है कि माइक्रो मतलब सबसे छोटा, माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट जो डिफरेंट हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली पेल्टन, फ्रेंसिक और कैप्लन टरबाइन यूज करते हैं, वो बहुत छोटे लेवल पे यूज करते हैं। छोटा सा नदी रहता है, छोटा सा झरना है, वहाँ भी आप यूज करते हैं। जैसे आप छोटे छोटे स्टेट में, जैसे आप चले जाइए सिक्किम में, चले जाइए आप गंगटोक, आप चले जाइए मिजोरम, वो छोटा छोटा स्टेट है, छोटा छोटा है, वहाँ वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है, झरना है, तो वहाँ देखिएगा आप माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट बनाया हुआ है। जैसे मान के चलिए पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ पे 50 आदमी रहता है, 50 घर है, तो 50 आदमी मिल के 50 घर है, वहाँ सरकार क्या करता है? एक हाइड्रल पावर प्लांट छोटा सा बना देता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जितना प्रोड्यूस करता है वाटरफॉल के थ्रू, वो वहाँ के 50 आदमी यूज करता है। क्यों सर? वहाँ का 50 आदमी कैसे यूज करता है? क्योंकि फाइनली जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ का ह्यूमन बीइंग यूज करता है। क्यों? क्योंकि बाहर से हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं पहुँचा सकते हैं, बाहर से उसको हम वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, पहाड़ में हाइट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वहाँ ट्रांसमिशन लाइन बहुत आसानी से नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हम लोग वहाँ माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट बना देते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर का अवेलेबिलिटी लगभग रहता है, और उससे वहाँ के जो
मिनिमम सोसाइटी है, मतलब छोटा सा कहे, बहुत ज़्यादा तो पहाड़ पे आदमी रहता है, कहीं 50 आदमी है, फिर उसके आगे दूसरा पहाड़ है, फिर वहाँ 50 आदमी है, 100 आदमी, तो वहाँ हम लोग माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट बना के उसके इलेक्ट्रिसिटी के डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो वही चीज़ पढ़ेंगे, लोकेशन ऑफ दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लार्ज एंड माइक्रो, इसलिए इसका लोकेशन पढ़ेंगे कि कहाँ हम कौन सा पावर प्लांट बनाएंगे, कहाँ हाइड्रल बनाएंगे, कहाँ माइक्रो बनाएंगे, और फिर उसका क्या क्राइटेरिया, क्या बिहार में ऐसा प्लांट है हाइड्रल या माइक्रो, तो उसके बारे में आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि पूरा बिहार में कितना हाइड्रल माइक्रो पावर प्लांट है, कितना लार्ज है, कितना स्मॉल है, कितना मीडियम है, कितना माइक्रो है। इसके बाद पोटेंशियल लोकेशन ऑफ माइक्रो हाइड्रल पावर प्लांट इन बिहार, बिहार में भी आप माइक्रो अगर हाइड्रल पावर प्लांट है तो उसके बारे में आप एक लिस्ट बना सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यूनिट 2 में आप इतना चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद आता है आपका यूनिट 3। यूनिट 3 जो है ये आपका 10 लेक्चर का क्लास होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, इसमें हम पढ़ेंगे अभी तक क्या क्या पढ़े, अभी तक पढ़े हम लोग थर्मल पावर प्लांट, कोल बेस्ड, न्यूक्लियर बेस्ड, डीजल और गैस। नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़े हम लोग हाइड्रल पावर प्लांट, वाटर। अब तीसरा जो यूनिट है उसमें पढ़ेंगे हम सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। सोलर मतलब सूर्य के रोशनी से हम लोग सोलर पैनल जो होता है, सोलर प्लेट, उससे हम फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब सोलर पावर प्लांट में हम लोग सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। और बायोमास क्या है सर, तो बायोमास क्या है कि जितना भी हम लोग का बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको हम लोग डिग्रेड करेंगे बायोमास को, और उससे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो तीसरा यूनिट में क्या पढ़ेंगे, सोलर पावर प्लांट एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। तो देखिए सोलर पावर प्लांट में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया में जो है सोलर पावर प्लांट का साइट मैप समझना होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी या धूप कहाँ सबसे ज़्यादा रहता है, ज़्यादा दिन तक रहता है। तो उसके लिए हम पूरा इंडिया का नक्शा पढ़ेंगे कि किस किस एरिया में सोलर का सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट मौजूद होता है। तो वही पढ़ेंगे सोलर मैप ऑफ इंडिया, ग्लोबल सोलर पावर रेडिएशन, और उसका पावर जो सोलर से रेडिएशन होता है, सोलर एनर्जी, उसको हम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल मतलब जो हम लोग सोलर प्लेट यूज करते हैं। तो वही लिखे हैं इसमें कि सोलर पावर टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें हम लोग का डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, जैसे कंसंट्रेटेड सोलर पावर CSP प्लांट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पावर टावर, पैराबोलिक थाउट, पैराबोलिक डिश, फ्रेश रिफ्लेक्टर, एक चीज़ हो गया। दूसरा सोलर एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का दो तरीका, एक है कि हम लोग सोलर एनर्जी से सूर्य के रोशनी से, सूर्य के लाइट से हम लोग फोटोवोल्टेइक इफेक्ट करा के मतलब सोलर प्लेट में फोटोवोल्टेइक इफेक्ट करा के हम लोग इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी बना ले। दूसरा कि सूरज का जो रोशनी होता है उसको रिफ्लेक्टर मतलब ग्लास टाइप से होता है, उस रिफ्लेक्टर से सूर्य के एनर्जी से हम पानी को स्टीम बना ले, और उस स्टीम से हम लोग फिर टरबाइन को रोटेट करें, टरबाइन से जनरेटर रोटेट। तो सोलर एनर्जी से फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने का दो तरीका, एक फोटोवोल्टेइक इफेक्ट से, दूसरा सोलर एनर्जी से स्टीम एनर्जी बना के और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए। तो दोनों टाइप के तरीके को हम लोग यूज करते हैं। तो पहला तरीका है कंसंट्रेटेड सोलर पावर, जिसमें हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, और दूसरा है फोटोवोल्टेइक PV सेल के थ्रू हम लोग करते हैं। तो दोनों का हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़े। तो यह इतना हुआ सोलर पावर प्लांट के बारे में। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम लोग बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, जिसमें इसका लेआउट पढ़ेंगे, बायोकेमिकल बेस्ड, जैसे बायोगैस, आप लोग बायोगैस पढ़े होंगे, बायोगैस 10-12th में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा के अंदर क्या करते हैं, गोबर वगैरह, पत्ता वगैरह, घास फूस, वो सब सारा चीज़ देते हैं, और उसको 10 दिन 15 दिन उसमें डिग्रेड होने देते हैं, और वो क्या करता है, गैस का फॉर्मेशन करता है, मीथेन गैस बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग गोबर गैस प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, लेआउट ऑफ बायोकेमिकल बेस्ड एज बायोगैस पावर प्लांट, लेआउट ऑफ थर्मोकेमिकल बेस्ड, जैसे म्युनिसिपल वेस्ट पावर प्लांट, लेआउट ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर से जो हम लोग का बाय प्रोडक्ट रहता है, उस बाय प्रोडक्ट से हम लोग
क्या बनाएंगे, उस बाय प्रोडक्ट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। और थर्मोकेमिकल मतलब कि थर्मल फाइनली हीट हम पैदा करेंगे केमिकल से। केमिकल मतलब जो म्यूनसिपैलिटी का वेस्ट है, जैसे गोबर वगैरह है और भी डिफरेंट डिफरेंट बाय प्रोडक्ट है, उसको हम लोग फाइनली उससे हम गैस बनाएंगे और उस गैस को जला के हीट पैदा करेंगे। हीट से हम लोग वाटर को स्टीम बनाएंगे, स्टीम से फिर टरबाइन को रोटेट करेंगे। तो लेआउट ऑफ अ थर्मोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, लेआउट ऑफ एन एग्रोकेमिकल बेस्ड पावर प्लांट, फ्यूचर ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड गैस बायोमासेस एज फ्यूल फॉर बायोमास पावर प्लांट। और हम लोग आने वाले दिनों में फ्यूचर के रूप में हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे क्या बायोमास का सॉलिड लिक्विड और गैस के रूप में हम लोग इस मटेरियल को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उसके बारे में हम लोग सीखें। तो यूनिट 3 तक इतना चीज़ पढ़े। यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे सर, हमारे प्रकृति ने एक और हमें बहुत ही यूनिक चीज़ दिया है जिसका नाम है हमको क्या, विंड, हवा। हवा दिया है। हवा भी क्या है कि हवा में भी एक एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है सर, एनर्जी है आपका काइनेटिक एनर्जी। मतलब हवा भी अगर चलता है तो अपने साथ एक मास लेके चलता है, द्रव्यमान लेके चलता है और साथ ही एक स्पीड के साथ चलता है, वेलोसिटी के साथ। तो हवा में जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उस एनर्जी से फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पावर प्लांट बोलते हैं। कौन सा पावर प्लांट बोलते हैं, विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट क्या होता है सर कि हवा के स्पीड से हम लोग ब्लेड को घुमाते हैं। ब्लेड मतलब डैना जिसको बोलते हैं। बचपन में आप लोग छोटा छोटा वो बनाते थे, कागज़ का गोल करके बना लेते थे, उसको एक क्या बोल सकते हैं, एक स्टिक में लेके हवा की दिशा में हम लोग लेके दौड़ते थे, तो देखते थे वो घूमता था, वो घूमता था। तो कहने का सेंस है कि हवा अगर चलेगा सर और उस दिशा में अगर हम कंट्रोल एयर, इन अनकंट्रोल एयर ने कंट्रोल माने ऐसा हवा जो कि एक स्पीड होना चाहिए, इन्हें कि तूफान वाला हवा, आंधी तूफान वाला हवा से आप इलेक्ट्रिसिटी ने वो क्या करेगा, ब्लेड को एक कंप्लीट रोटेशन नहीं दे पाएगा। तो आंधी तूफान का हमने बात कर रहे हैं, हम कंट्रोल एयर का बात करें जो नॉर्मल डे में चलता है। जैसे अभी देखेंगे अप्रैल मई महीना चलता है, नॉर्मल हवा दिन में चल रहा है, तो वो अनकंट्रोल नहीं रहता, वो तूफान नहीं रहता, हवा का स्पीड ज़्यादा रहता है। तूफान में क्या होगा, अनकंट्रोल्ड हो रहेगा, कभी बहुत तेज कभी बहुत हल्का, उस टाइप का एयर ने, मतलब एक कंट्रोल वे में अगर हवा बहता है तो उस हवा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, विंड एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी, इट्स ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन पॉइंट। तो हवा में जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है सर, उसको हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे, यूनिट 4 में। यूनिट 4 और 5 दोनों विंड टर्बाइन, विंड पावर प्लांट से ही रिलेटेड है। यूनिट 4 और यूनिट 5 में आप लोग कम्प्लीटली विंड पावर प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। तो विंड पावर प्लांट में सबसे पहले आपको इंडिया का नक्शा पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया के किस किस एरिया में हवा का जो गति है सबसे ज़्यादा रहता है और कैसा गति, कंट्रोल एयर फ्लो जो है सबसे ज़्यादा रहता है और पूरा साल में कितना दिन रहता है। जैसे सूर्य के बारे में, सूर्य के रोशनी के बारे में आपको पता करना होगा, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के बारे में अगर आपको मालूम करना है तो आपको नक्शा पूरा भारत का पढ़ना होगा। भारत में, इंडिया का हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य का रोशनी पड़ता है और एंगल के हिसाब से, और ज़्यादा दिन तक ज़्यादा रोशनी वहाँ रहता है। ज़्यादा रोशनी मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी वाला लाइट रहता है। तो उसी तरह विंड के बारे में भी पढ़ेंगे, नक्शा पढ़ेंगे उसका इंडिया का, वही पढ़े हैं, विंड मैप ऑफ इंडिया। इसके बाद विंड डेंसिटी, यानी कि विंड जो हवा जो बहता है कितना ज़्यादा उसका फोर्स रहता है, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद विंड से जो हम लोग पावर बनाएंगे वो कितना फ्रूटफुल रहेगा, माने कितना ज़्यादा विंड पावर बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका क्या सिद्धांत है, इसका लॉन्ग पाथ थ्योरी है, लेआउट ऑफ हॉरिजेंटल एक्सिस, एक्सियल लार्ज विंड पावर प्लांट, जनरेटेड विंड पावर प्लांट, डायरेक्ट ड्राइवन विंड पावर प्लांट। यानी कि विंड पावर प्लांट का ये टाइप है कि डायरेक्ट या एक्सल या जनरेटेड, वो सारा चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे विंड पावर प्लांट के बारे में। सेलिएंट फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन यूज इन लार्ज विंड पावर प्लांट, कंस्ट्रक्शन, स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मतलब जनरेटर का टाइप है कि विंड पावर प्लांट में हम किस किस टाइप का जनरेटर यूज करें, क्योंकि स्पीड उसमें कम रहता है, तो कम स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे
प्रोड्यूस हो जाए। इसके बाद वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक जनरेटर, माने जनरेटर का मेनली स्टडी करेंगे, किस किस टाइप का जनरेटर हम लोग विंड पावर प्लांट में यूज करेंगे जिससे हम लोग फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। एक चीज़ जो यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, स्क्वायरल केज, वुंड रोटर, परमानेंट मैग्नेट, सिंक्रोनस जनरेटर, ये सारा जनरेटर के बारे में मेनली पढ़ेंगे जो विंड पावर प्लांट में यूज होगा। इसके बाद यूनिट 5 में जब आप आइएगा तो यूनिट 5 का क्या हेडिंग है, स्मॉल विंड टर्बाइन। कहा कि फाइनली जो है विंड पावर प्लांट में जनरेटर का तो एक रोल है ही है, जनरेटर का तो एक रोल है ही है कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन विंड जो फ्लो है यानी कि विंड जो बहता हवा, उसको फाइनली जो जनरेटर के रोटर को घुमाने के लिए जो टरबाइन यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 5वां यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेनली हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल विंड टरबाइन। टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल, स्मॉल विंड टरबाइन, डायरेक्ट ड्राइवन टाइप, कंपोनेंट, वर्किंग, हॉरिजॉन्टल, एक्सियल। इसके बाद विंड टरबाइन जनरल टाइप का, कंपोनेंट एंड वर्किंग, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन, मतलब कंप्लीटली विंड टरबाइन के बारे में स्टडी करेंगे कि फाइनली हम लोग का विंड का टरबाइन कैसा होना चाहिए। विंड के टरबाइन से हेल्प से हम लोग कम स्पीड में गियर लगा के या स्पेशल अरेंजमेंट करके हम उस स्पीड को कैसे बढ़ाएं और फिर उससे हम लोग जनरेटर को कैसे कपल करें और जनरेटर मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो विंड टरबाइन में सबसे ज़्यादा इंडिया में जो दिक्कत है, हवा का स्पीड का दिक्कत रहता है। हवा हमेशा बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलता है, 4 महीना पूरा 3 महीना 4 महीना चलता है, अप्रैल मई जून जुलाई, यही 2-3 महीना स्पीड ऑफ एयर फ्लो रहता है गर्मी के कारण। तो फाइनली हम लोग कैसे इसका स्पेशल अरेंजमेंट करें, चाहे टरबाइन के रूप में चाहे जनरेटर के रूप में, जो हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट 6ठा यूनिट जो सबसे लास्ट यूनिट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, 8 लेक्चर का ये यूनिट है आपका। इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, फाइनली पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। अब देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा, इकोनॉमिक ऑफ पावर। अभी तक जो हम सीखे, अभी तक इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में एनर्जी जनरेट करने का 2 ही तरीका है, एक कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें जो हम सीखे, तो पहला यूनिट में हम लोग यही सीखे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट, चाहे डीजल, चाहे हम लोग का कोल बेस्ड हो, न्यूक्लियर बेस्ड हो, या फिर हम लोग का डीजल पावर प्लांट हो या गैस पावर प्लांट हो, फाइनली उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना। दूसरा यूनिट में हम लोग क्या सीखे, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। दूसरा यूनिट में हम लोग क्या सीखे, हाइड्रल पावर प्लांट कैसे काम करता है। तीसरा यूनिट में हम लोग क्या सीखे, हम लोग फाइनली तीसरा यूनिट में सीखे सोलर एंड बायोमास बेस्ड पावर प्लांट। और चौथा यूनिट में हम लोग क्या सीखे, विंड टरबाइन पावर प्लांट, उसमें मेनली जनरेटर के बारे में पढ़े। 5वां यूनिट में विंड टरबाइन में हम लोग टरबाइन के बारे में पढ़े। और 6ठा यूनिट में ये सारा चीज़ जब सीख गए तो फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करेंगे तो वो इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए, कम से कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और हर एक इंसान तक पहुंचा सके, हर एक ह्यूमन बीइंग के पावर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। इसको दूसरे तरीके से सोचिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए सर, बट वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगा है सर, 1 यूनिट का दाम 50 रुपया है सर। कोई आपसे खरीदेगा इलेक्ट्रिसिटी? नहीं खरीदेगा। क्यों सर? क्योंकि 50 रुपया कोई 1 यूनिट का आपको दे ही नहीं पाएगा। तो हमें एज एन इंजीनियर, एज एन मैन्युफैक्चरर, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, या करते हैं हम लोग, कि पावर तो हम प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट वो कन्वर्जन जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा वो बहुत सस्ते तरीके से करेंगे। कम से कम पैसा में हम लोग विद्युत बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और फिर हम कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। इसका मतलब यही होता है इकोनॉमी, यानी कि पावर जो आप जनरेट करें उसको कितना इकोनॉमिकल बना सके, कितना सस्ता से सस्ता बना सके, जिससे हर एक इंसान उसको खरीद पाए, हर एक इंसान उसका यूज कर पाए। दैट्स क्लियर। यही इसका मेन इस यूनिट में हम लोग सीखेंगे। एक टॉपिक हुआ इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। दूसरा है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम सर? इंटर मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, इंटर मतलब अंदर, अंदरूनी रूप से, इंट्रा मतलब, इंटर और इंट्रा 2 वर्ड यूज होता है, तो यहाँ इंटर है। इंटर मतलब एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए रहें। किसको जोड़ेंगे सर? जितना भी पावर प्लांट जो हम लोग का डिजाइन है, जैसे एनटीपीसी है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का है,
तो जितना भी पावर प्लांट है, यानी कि जितना भी पावर स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन है, सबको एक दूसरे से जोड़ के रखेंगे सर। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे इंडिया में अगर आप देखिएगा कि कुछ ऐसा ओकेजन है जो कुछ स्टेट में ज़्यादा होता है। जैसे दुर्गा पूजा है, बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, यूपी में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड में होता है। लेकिन अगर आप दुर्गा पूजा जाके देखिएगा कर्नाटक में, बेंगलुरु में, वही कर्नाटक बेंगलुरु में, मुंबई में देखिएगा, आपका तमिलनाडु में देखिए कम होता है। तो जैसे देखिएगा दुर्गा पूजा के समय हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ जाता है, और जब जैसे गणेश चतुर्थी हो गया, पोंगल हो गया, और भी बहुत सारा त्यौहार है जो साउथ में ज़्यादा होता है। जैसे मुंबई में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वेस्ट या क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, और भी स्टेट है वहाँ मनाया जाता है। तो उस समय उधर बिजली का ज़्यादा डिमांड होता है। तो कहता है कि अगर इंटरकनेक्टेड हम लोग का पावर सिस्टम रहेगा तो जहाँ ज़्यादा पावर डिमांड होता है तो एक तरफ से दूसरे तरफ हम पावर को सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और उस एरिया के डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर डिमांड नहीं फुलफ़िल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कटिंग हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कट आउट कर देंगे, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्शन है नहीं उतना। तो इसलिए हम लोग इंडिया में क्या किए हैं, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम डिजाइन किए हैं कि जब जिसको ज़रूरत पड़ता है उसको हम एक दूसरे जगह से पावर को भेज सकें, एक दूसरे को पावर हम दे सकें। तो पूरा इंडिया का पावर सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। 2012 से पहले हम लोग का पावर ग्रिड इंटरकनेक्टेड नहीं था। 2012 में एक बार बहुत पूरा इंडिया में ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट मतलब पावर का कटिंग हो गया था, मतलब पावर एकाएक सारा ग्रिड बैठ गया था। तो उसके बाद से पूरा इंडिया में हम लोग इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम बना दिया, यानी कि सब राज्य एक दूसरे से कनेक्टेड है। पूरा भारत को 4 जोन में, 5 जोन में बांटे हैं, और फिर पाँचों जोन को एक दूसरे से जोड़ दिए हैं कि पावर का कहीं भी कमी नहीं होगा, कहीं भी पावर का कमी नहीं हो। चाहे मध्य प्रदेश में बिजली पैदा हो तो तुरंत बिहार को मिल जाएगा, चाहे वेस्ट बंगाल में बिजली पैदा हो तुरंत बिहार को मिल जाएगा, या वेस्ट बंगाल में बिजली पैदा हो तुरंत तमिलनाडु को चाहिए तमिलनाडु को मिल जाएगा, केरल को चाहिए केरल को मिल जाएगा, मुंबई को चाहिए मुंबई को मिल जाएगा। मतलब पूरा भारत को हम इंटरकनेक्ट कर दिए हैं ग्रिड से, और फिर सबको बिजली का उपलब्धता हम लोग करा देते हैं। तो इस यूनिट में जो छठा यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, नॉलेज के रूप में भी नॉलेज आपको इसका रहना चाहिए, और फिर आप सिस्टम में अगर काम करेंगे तो इस कंसेप्ट को आप यूज कर पाएंगे। तो क्या है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में क्या है, रिलेटेड टर्म्स कुछ कुछ पढ़ेंगे, जैसे कनेक्टेड लोड पढ़ेंगे, फार्म पावर पढ़ेंगे, कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, स्पिनिंग रिजर्वायर, बेस लोड, पीक लोड, पावर लोड प्लांट, लोड कर्व, लोड, ये सारा टेक्निकल टर्म है। ये सारे टर्म को आपको सिलेबस में एक एक करके समझाया जाएगा, और फाइनली इसको पढ़ने के बाद आप कैपेबल हो जाइएगा कि पावर जनरेशन में हम लोग कैसे कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, और फिर पूरा हम लोग का जो पावर सिस्टम है उसको कैसे हम इंटरकनेक्ट कर सकते। उसी के लिए हम यहाँ टॉपिक भी है ग्रिड सिस्टम। इसमें ग्रिड सिस्टम में फॉल्ट पढ़ेंगे, स्टैटिक्स ग्रिड, नेशनल ग्रिड माने भारत लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इसके बाद ब्लैकआउट। अभी जो एक हम टर्म यूज किए ब्लैकआउट, ब्लैकआउट के बारे में पढ़ें। क्या इंडिया में कभी ब्लैकआउट हुआ? हाँ हुआ है, 2012 में पूरा ग्रिड ही इंडिया का बैठ गया था, ठीक है, और पूरा इंडिया का पावर सप्लाई ड्रॉप हो गया था। 24 घंटा तक इंडिया में बिजली ही नहीं था, कहीं कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो वही ब्लैकआउट हुआ था। उसके बारे में बच्चे को बताना है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आने वाले जो नए इंजीनियर्स हैं, जैसे आप लोग नए इंजीनियर्स हैं, तो आपके इसके बारे में सोचना होगा कि ऐसा कंडीशन ना आए, ठीक है। इससे हम लोग कैसे अपने पूरा भारत देश को बचा सकते हैं कि ऐसा कंडीशन कभी आने ही ना दे, ठीक है। तो वही ब्लैकआउट, सिंपल ब्लैकआउट एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, भारत लेवल नेशनल लेवल पे ऐसा हुआ है तो उसके बारे में पढ़िए, क्यों हो गया था, कैसे हो गया था। इंटरनेशनल लेवल पे अगर ब्लैकआउट कब हुआ है तो उसके बारे में पढ़िए। तो फाइनली ये छठा यूनिट से बहुत ही नॉलेजफुल यूनिट है कि हम लोग पावर जनरेशन को कैसे सस्ता से सस्ता बनाएं। उसके लिए बहुत सारे टर्म हैं जिसको आपको पढ़ना है, जैसे कनेक्टेड लोड किसको बोलते हैं, फार्म पावर, कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, स्पिनिंग रिजर्वायर, बेस लोड, पीक लोड, लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन कर्व, इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, ये सारे एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, प्लांट लोड फैक्टर, चॉइस ऑफ नंबर ऑफ जनरेटर, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन में ये सारा चीज़ आता है, और ग्रिड वाला में ये छोटा सा सेक्शन आता है, पहला सेक्शन कि कंबाइन ऑपरेशन ऑफ पावर स्टेशन, काउज एंड इंपॉर्टेंट एंड रीजन ऑफ ग्रिड सिस्टम फॉल्ट, स्टैटिक्स ग्रिड, नेशनल ग्रिड, ब्लाउन आउट, ब्लैक आउट, सिंपल ब्लैक आउट एज नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये
टोटल पूरा सिलेबस अगर पढ़ जाइएगा तो आपको लगभग जनरेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, चाहे कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, यानी कि कोल बेस्ड, न्यूक्लियर बेस्ड या डीजल या आपका हाइडल पावर प्लांट हो या फिर आपका सोलर बेस्ड हो, विंड पावर प्लांट हो, ये सारे आपको बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर आपको जॉब लगेगा किसी भी थर्मल पावर प्लांट में तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं, या किसी भी सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट, कहीं भी आपको काम करने का अगर मौका मिलेगा तो इस कंसेप्ट को वहाँ आप यूज कर पाइएगा और बहुत अच्छे से उस प्लांट को चला पाइएगा, उस प्लांट का मेंटेनेंस को आप देख पाइएगा। तो इसी उम्मीद से हम लोग ये SBT इस सिलेबस को डिज़ाइन किया है कि आने वाले फ्यूचर के जो इंजीनियर बनेंगे वो इंजीनियर इस सारे बात को समझ सके, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके, मतलब एक जो इनिशियल ज़रूरत होता है किसी चीज़ को समझने के लिए, वो ये 6 यूनिट अगर पढ़ के जाएगा तो जनरेशन को समझ जाएगा। जनरेशन के हाउ कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हाउ कैन वी कन्वर्ट, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि हम जो इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आप अच्छे से शुरू से बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, समझिएगा, एनालाइज कीजिएगा, पूरा सिलेबस को समझ जाइएगा। तो आपको अब जो एक एक यूनिट करके पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अरे यार, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते, एक स्विच दबाते हैं हम लोग के रूम का पंखा चल जाता है, एक स्विच दबाते हैं लाइट जल जाता है, उसको प्रोड्यूस करने का ये तरीका है जो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। पूरा भारत तो यूज करता है, पूरा विश्व इसको यूज करता है। उसके बारे में आप सीखिएगा और आपका लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा, आपका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा इसके बारे में। तो चलिए, इसी विश्वास से हम पूरा सिलेबस को आज डिस्कस कर दिए। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्त को बताइए, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले दिनों में हम यूनिट 1 से आपका सीरीज लाने वाले हैं। यूनिट 1 थर्मल पावर प्लांट का एक सीरीज लाने वाले हैं सबका धीरे धीरे, और फिर वहाँ हम आपको पूरा सिलेबस समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपके अंदर एक मिनिमम जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए। आप प्लांट में जब काम कीजिएगा तो वहाँ भी आप अच्छे से काम करिए, और जो अभी जो सिलेबस पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में भी आपको 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, उस 70 का जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर का कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, 20 नंबर का कॉलेज में एग्ज़ाम, 10 नंबर का टीचर असिस्टेंट, तो 30 नंबर कॉलेज, 70 नंबर बाद, उस 70 में आपको 60-65 नंबर आ जाए। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम ज़रूर आप लोग को हेल्प कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, और इसका आप लोग लाभ उठाइए, अपने दोस्त को भी बताइए और इसको समझिए। तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इसको कंसंट्रेशन के साथ, हमें विश्वास है कि सुनेंगे और इससे लाभ उठाएंगे और अपने सिलेबस को एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो आपका आएगा क्लास 1 के नाम से थर्मल पावर प्लांट। ओके, थैंक यू एवरीवन।